सर इस्लामिक टेररिज्म जो बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसमें जो ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी कितनी भूमिका है? जो ट्विटर अकाउंट के माध्यम से चीज़ों को शेयर करते हैं तो इन्फॉर्मेशन के एक तरीके से बाढ़ आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति है और इसमें अपने आप को बचाना भी है। तो मेरा ये मानना है कि आदमी गरीब अमीर नहीं होता है, जगह गरीब और अमीर होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि जो फर्स्ट वर्ल्ड की जो कंट्रीज है जिसमें अमेरिका है, कनाडा है और यूरोपियन कंट्रीज है, यूके है, इनके यहाँ की छोटी सी छोटी न्यूज़ सोशल मीडिया पे पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन जाती है। क्या रीज़न है सर? और जो एल्गोरिथम है, जो जिस तरीके का एआई है, वो उन्हें पता है कि कौन सी न्यूज़ को दिखाना है, किसमें उनका बेनिफिट है। अभी जो ज्योति मल्होत्रा जो पकड़ी गई थी वो तो यूट्यूबर थी, लेकिन जिस प्रकार का उनका एक्टिविटी निकल के आ रहा है तो आप बताइए नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितने खतरे की बात। लेकिन सर उसमें 12 लोग और पकड़े गए, लेकिन सिर्फ ज्योति मल्होत्रा जो थी उनका नाम एक खास धर्म से जुड़ा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार और आज हमारे साथ हैं गेस्ट के तौर पर देश के जाने माने प्रसिद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में क्या चल रहा है और देश दुनिया में जो राजनीतिक पहलुओं को छूती हुई जो भी घटनाएं घटती हैं उनके जानकार हैं। सर स्वागत है। थैंक यू पंकज। सर आज हम लोग बात करेंगे कैंसिल कल्चर जो आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा चलाया जा रहा है, और खास करके जो डिजिटल ट्रायल कोर्ट्स बन गए हैं, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक डिजिटल ट्रायल कोर्ट्स की भूमिका में आ गए हैं। तो सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया जो है, वो किस तरीके से आज हमारी देश की राजनीति को और विश्व की जो राजनीति है, जो विश्व का जो परसेप्शन है, उसको बदल रहा है? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके इस चैनल ने ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि आज इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व का हर नागरिक, हर सिटीजन को इम्पैक्ट कर रहा है। इवन हम आप बैठे हुए हैं, हम सब के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से चेतन अवस्था में और चेतन अवस्था में बहुत सारे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, और उसमें डिजिटल मीडिया का आना एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इसको टूल्स के रूप में हम बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज अगर हम आकलन करें तो अगर हम भारत का एक एग्जांपल लें तो भारत में लगभग 1.2 बिलियन जो लोग हैं मोबाइल यूज़ करते हैं। अच्छा। और लगभग 600 मिलियन जो हैं वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। यानी कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 60 करोड़ लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, और 60 करोड़ हैं जो कि स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इन सबके पास इंटरनेट कनेक्शन, इसमें हो सकता है कि किसी के पास दो नंबर्स होते हैं, सिम्स होते हैं, फिर भी कम से कम 140 करोड़ में आज की डेट में लगभग 1 करोड़ के लमसम में लोग 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, और आज आप आकलन हम खुद अपने से देख सकते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक में हम लोग कितना जो हम लोग का स्क्रीन टाइम है, जिस तरीके से हम देखते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है। क्योंकि देखिए मोबाइल सिर्फ बात करने का एक टूल नहीं रह गया। आज आप देखिए कि आदमी के किसी भी जीवन के लाइफ में बहुत तरीके की घटनाएं घटती हैं, बहुत तरह का वर्क होता है, लेकिन आज हम सब लोग उसी मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इवन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या इवन जो वर्ल्ड में जिस तरीके से जितने भी वर्ल्ड के जो बड़े लीडर हैं, जो ट्विटर अकाउंट के माध्यम से चीज़ों को शेयर करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के एक तरीके से बाढ़ आया हुआ है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस ऑथेंटिसिटी पे अगर इस पे अगर काम किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति है और इसमें अपने आप को बचाना भी है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिससे कि आपके जो रियल थिंकिंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है। आपका जो रियल प्रोसेस है, जो आपका जो अपना थिंकिंग प्रोसेस उसको डाइवर्ट करता है। तो इससे मुझे लगता है कि आज के युवाओं को बचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं इसमें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि अभी भारत में
जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जो केस आया था, जिसमें मीडिया ने एक तरीके से जो रोल प्ले किया, वो बिल्कुल उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। भाई ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत एक जाने माने प्रसिद्ध कलाकार थे और उनका उनका जिस तरीके से डेथ हुआ, नो डाउट वो बड़ा ही मतलब दुखद है हम सब लोगों के लिए। और लेकिन उस आप देख सकते हैं कि उस बीच में जिस तरीके से मीडिया ने अपना एक ओपिनियन बनाया और पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उस केस को जिस तरीके से हाईलाइट किया गया, और कहीं ना कहीं आज उसका प्रभाव रहा कि आज भी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल पाया। तो ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो खास करके जो मीडिया हाउसेज हैं, जिस तरीके से किसी भी केस को पकड़ते हैं, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं विश्व में और भारत में हो रही हैं, लेकिन कौन से केस को उनको पीच करना है, कौन सा हाइप करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि उस समय कोविड का समय था और मुझे याद है कि उस कोविड के समय में हर घर में सुशांत सिंह राजपूत के केस का चर्चा हो रहा था, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी या जिस तरीके से उनका डेथ हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि इसमें मीडिया को थोड़ा सा सेंसेबल होना चाहिए। और सोशल मीडिया पे क्या है कि हर व्यक्ति अपने इमोशंस को शेयर करता है। अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया आज के डेट में एक ऐसा है कि अपने शब्दों का जाल बुनना, और जो उसमें ज़्यादा अच्छा से जाल बुन लेता है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया एक मैनिपुलेटिंग सेंटर हो गया है कि हाउ टू मैनिपुलेट टू अदर्स। और आज उसी पे आप देख सकते हैं कि अगर वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को भी आप देखिए तो मैनिपुलेशन ही हो रहा है। आज अमेरिका जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्रीज है, तो उसके पीछे उसका यही टूल्स है कि कैसे मैनिपुलाइज करता है, कैसे हेजेमनाइज करता है अपने आइडिया के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने रिसोर्स के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि इसके दोनों पक्ष हैं, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। अब डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। तो ये बहुत ही चुनौती है आज के पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इससे कोई बच नहीं पा रहा, क्योंकि सबके लाइफ में घुस चुका है। और लाइफ ही नहीं, आपके एकदम बेडरूम तक घुसा हुआ है, क्योंकि आप सोते हैं, सोते वक्त में आप एक थॉट प्रोसेस देख के सोते हैं, जगते हैं तब एक थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय मानव के मेंटल ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं बड़ा ही नुकसानदायक है। तो इससे हम कैसे बचें, इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बहुत सारी विषय हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। सर अगला सवाल है, जो ये कैंसिल कल्चर, कोई भी जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, वो डिजिटल कोर्ट एंड ट्रायल्स के तौर पे इसको कर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि जो फर्स्ट वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका है, यूएस है, कनाडा है और यूरोपियन कंट्रीज है, यूके है, इनके यहाँ की छोटी सी छोटी न्यूज सोशल मीडिया पे पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन जाती हैं। लेकिन वहीं बाकी के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जैसे खैर चाइना में तो उस तरीके का पेनिट्रेशन ही नहीं है सोशल, क्योंकि उनका अपना सब सोशल मीडिया है, तो इंडिया में ही, लेकिन ये उस तरीके से उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। क्या रीजन है सर? देखिए, सबसे बड़ा रीजन है कि इसका ओरिजिनेटर है कौन। अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड का इस पे हेजमनी है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आज आप सोशल मीडिया के जितने टूल्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका इन्वेस्टमेंट है, और जो एल्गोरिथम है, जो जिस तरीके का एआई है, वो उन्हें पता है कि कौन सी न्यूज़ को दिखाना है, किसमें उनका बेनिफिट है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आज लोग बोलते हैं कि रिच और पुअर का जो गैप बताते हैं कि ये रिच है, ये पुअर है, लेकिन मुझे जो दिखता है, जो मानता है, व्यक्ति कोई गरीब और अमीर नहीं है, वह जगह अमीर और गरीब होता है। आज अगर आप भारत में हैं तो आप अपना देख लीजिए जीडीपी में आपका ग्रोथ है। अगर यूएस में अगर आप चले जाते हैं तो व्यक्ति तो आप वही हैं, लेकिन आपका जगह चेंज हुआ तो आपका इकोनॉमी स्टैंडर्ड और आपका रिच और पुअर का जो गैप है समाप्त हो जाता है। आप भारत में भी जितने स्टेट्स हैं, आप अगर झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में अगर आप हैं, वहाँ का इनकम ग्रोथ क्या है, और वही आप गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, तो व्यक्ति वही है, लेकिन जगह चेंज होते ही उसका ग्रोथ चेंज हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आदमी गरीब अमीर नहीं होता है, जगह गरीब और अमीर होता है। तो आज उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में वेस्ट ने जिस तरीके से वर्ल्ड पे रूल करके कॉलोनियल पावर से जिस तरीके से अपने आप को रिच बनाया हर मामले में, और उसी का आज टेक्नोलॉजी में यूज कर रहा है। और आज आप देख सकते हैं कि भारत 77 साल के स्वतंत्रता के बाद भी हमने जितने भी हमारे नेतृत्व जो आए सबने काम किया, तो आज हम लगभग वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।
लेकिन अभी भी जो खास करके आपने जो सवाल किया टेक्नोलॉजी में आखिर क्यों फर्स्ट वर्ल्ड के न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है और जो नैरेटिव बनाने में जो उनकी महारत है, हम क्यों पिछड़ जाते एक हैं। सर बात बताएंगे आपको, जब ट्रंप का इलेक्शन चल रहा था, पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इलेक्शंस की चर्चा हो रही थी, और कोई भी आप वीडियो डालिए उस पे व्यूज मिलियंस में जा रहे थे। ट्रंप बाइडेन रिपब्लिकन डेमोक्रेट के डिबेट्स हो गए, प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है वहाँ, पूरे सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या स्नैप, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सर यूएस इलेक्शन, ट्रंप, जो बाइडेन, एलन मस्क, इनके कोई भी वीडियो आप सड़ा से सड़ा वीडियो डालो, आप इसकी मिलियंस में व्यूज आ रही थी। ये क्या रीजन है? जी बिल्कुल, मैं अपने पहले वक्तव्य में बताया, बेसिकली पूरा खेल है इकोनॉमी का और हेजमनी का जी, और टेक्नोलॉजी का। तो आज भी फर्स्ट वर्ल्ड है, उनके पास ये सारी चीजें उपलब्ध है। और ब्रेन, देखिए एक चीज, आप यहाँ भारत में बहुत ब्रेन, लेकिन भारत का ब्रेन ड्रेन है, भारत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और वही लोग जाके वहां पे काम कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आज चूंकि ग्लोबलाइजेशन का ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। अब उसमें हर स्टेट और हर नेशन को ये सोचना है कि हम अपने ब्रेन को कैसे यूटिलाइज करें, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करें। ऐसा नहीं कि भारत में क्षमता नहीं है, भारत के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में पोटेंशियल है, यहाँ के लोगों में, यहाँ के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है। और उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि सरकार हम कैसे उस चीज को अपॉर्चुनिटी दे जिससे कि हम उनको काउंटर कर सकें। दूसरा जो आपने सवाल किया कि जो यूएस का खास करके जो हेजेमनी है, वो देखिए, वो आज यूएस एक दिन में नहीं बना है। आप देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से इमर्ज होकर आया, तो आप देखिए उस समय पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का रीजन हम सब जानते हैं, हम सब, मतलब ये सबको पता है कि उस समय पूरा ब्रिटेन वर्ल्ड पे रूल कर रहा था और उसको रॉ मटेरियल कच्चा फ्री में मिल रहा था, इसीलिए वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन आज भी इकोनॉमिक लेवल पे जिस तरीके से अपने आप को लोग स्थापित करके रखा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का रिपरकशन है कि आज भी उनकी इकोनॉमी अच्छी है, पॉपुलेशन उनका कम है, पोटेंशियल वहाँ पे जिस तरीके से उन लोगों ने ड्रेन किया है, तो मुझे लगता है कि जिसके चलते आज वो लोग हर चीज में नंबर 1 पे जा रहा है। लेकिन आज मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि हर व्यक्ति, हर देश को मौका मिलता है कि अगर आपके पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, तो आप कम्पीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत अब उस दौड़ में आगे आ चुका है। और उसी का एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो पहलगाम की जो घटना घटी, और पहलगाम घटना के बाद भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कभी भी हमारा नेचुरल एलाई नहीं है, वो हमेशा शुरू से ही, जब से उसकी ओरिजिन हुई है, वो एनिमी रहा है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान किसके गोद में बैठा हुआ है, चाइना है और अमेरिका है। बेसिकली उसके वही 2 पोषक है, उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। ये पूरा इतिहास है और अभी तो पूरा निकल के आ गया। जिस प्रकार से IMF ने उसको जो एड दिया इस घटना के बावजूद भी, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका का क्या पॉलिसीज है। तो मुझे लगता है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया सेना के द्वारा, मुझे लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि भारत के अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि आज पाकिस्तान का अपना कोई हथियार नहीं है, वो सारे चाइना और अमेरिका के हैं, और उसके इंटेलिजेंस को पता नहीं चलना। और भारत ने जिस तरीके से, भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, ये पूरा वर्ल्ड का डिबेट है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि शुरू में मीडिया ने बड़ा नेगेटिव नैरेटिव चलाया, लेकिन धीरे धीरे जब वास्तविकता निकल के आने लगी, तो आज चाहे यूएस का जो मीडिया हो और इधर भारत का और पाकिस्तान का मीडिया हो या चाइना का हो, सबने उसको फिर से सही चीजें आने लगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिकली जो हेजेमनी का जो एक वर्चस्व है, और ये जब लड़ाई जब होती है, क्योंकि देखिए अगर मैं जो देख रहा हूँ कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, और ये तीसरे और दूसरे पे जाने के लिए जिस तरीके से जद्दोजहद, जिस प्रकार से मोदी जी का एक जो विजन है 2047 का विकसित भारत का, तो मुझे लगता है कि उसके तहत पूरे विश्व को दिख रहा है। और आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड का अगर अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक अगर कंपैरेटिव स्टडीज कीजिए, तो आपको दिखेगा कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डे बाई डे बढ़ रहा है, और आने वाले 5 से 8 सालों में इसका ग्रोथ और बढ़ेगा। और उस समय वर्ल्ड, आज देखिए पूरा यूरोप का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अमेरिका ने जिस तरीके से, ट्रंप आके बताइए, आज अमेरिका ने जिस प्रकार से अपने आप को पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की लड़ाई थी,
उसमें अपने आप को जिस तरीके से स्थापित किया कैपिटलिज्म को आगे बढ़ा के, और आज उसने बिल्कुल 360 का यू टर्न ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि जो आने वाला जो भविष्य है वो, क्योंकि देखिए चाइना को आज के डेट में सबसे ज्यादा अमेरिका को खतरा चाइना से है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से उसका अपना इकोनॉमिक ग्रोथ और पोटेंशियल जो बढ़ाया है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। और नंबर थर्ड पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा जो नेशन है वर्ल्ड का, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, थर्ड पे रसिया है, चौथे पे हम भारत आ चुके हैं, पांचवें पे छठे पे ब्रिटेन नीचे जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है कि साउथ एशिया रीजन के अगर 2 देश 1 to 5 के अंदर आ रहे हैं, वो चाहे चाइना हो और रसिया और भारत हो, तो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए ट्रंप 2.0 में उनकी जो पॉलिसीज और आने वाले समय में जिस प्रकार की उनकी जो नीति आ रही है, वो मुझे लगता है कि इसमें भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो भारत की जो विदेश नीति है, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि ब्लाइंड फेथ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि एलन मस्क का जो स्टेटमेंट आया, इवन जो हमारे एप्पल फोन का जो मैन्युफैक्चरिंग भारत होने वाला था, उस पर किस तरीके से उन्होंने ओपनली किया। तो मुझे लगता है कि भारत अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा। और नो डाउट भारत एक इमर्जिंग पावर है, और जिस प्रकार से इसका अभी जो गवर्नमेंट जिस तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिलेगी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए अमेरिका हो या वर्ल्ड के जितने भी जो जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, वो हमेशा चाहते हैं कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता रहे, और उनकी पूरा मोटिव है कि भारत किसी भी तरीके से, चाहे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट में रहे, वार के लिए वो चला जाए। इसमें सर ये सोशल मीडिया का रोल कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया में फिर वही बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया का कंट्रोलिंग अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड के पास ही है। आप देखिए कि अभी जैसे आपने बताया, आपने सवाल में पूछा कि ट्रंप का जो इलेक्शन था उसको किस तरीके से हाइप किया गया, लेकिन वही जब विश्व के बहुत सारे देश हैं, 192 कंट्रीज, जबकि भारत का इलेक्शन जो अभी 2024 में जब हो रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है कि अमेरिका से बहुत बड़ा लोकतंत्र हम लोगों का है, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र है। उसके इलेक्शन के बारे में इस तरीके से यूट्यूब पे चर्चा नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं सर ये लॉगरिथम वहां सेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब सेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप देखिए सिर्फ उसी में सोशल मीडिया ही नहीं, मीडिया में भी आप देखिए तो वर्ल्ड के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उसमें सबसे ज्यादा FDI इन्वेस्टमेंट है। और भारत सरकार ने, चूंकि देखिए जब ग्लोबलाइजेशन आपने अडॉप्ट किया तो आपको मार्केट ओपन करना पड़ेगा, तो भारत में भी जो मीडिया हाउसेज है उसमें FDI का इन्वेस्टमेंट है, और जब FDI जो पैसा लगाता है तो अपने इंटरेस्ट की पूर्ति करेगा, अपने नेशन के लिए काम करेगा। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आई थी भारत में तो बिजनेस करने आई थी, लेकिन उसने भारत में रूल किया, तो उसका जो भी यहाँ से इनकम होता था वहां के क्राउन को जाता था, ब्रिटेन को जी। उसी प्रकार से आज जो भी विदेशी कंपनियां भारत में आके काम कर रही हैं, तो जो जिस स्टेट से जहां उनका रजिस्ट्रेशन है उनको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, क्योंकि आज विश्व का सबसे बड़ा मतलब पॉपुलेशन वाइज भारत नंबर 1 पे है और सबसे बड़ा मार्केट भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत को इस फील्ड में भी उतरने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे सोशल मीडिया में यूट्यूब हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, उसके माध्यम से जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के ब्रेन को, उसके आइडिया को कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से एक नेगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि, और देखिए ये पहले भी ऐसा नहीं कि पहले युद्ध नहीं होता था, लेकिन आज का जो युद्ध है वो मतलब हर लेवल पे हो रहा है। पहले हम सिर्फ फिजिकल वार में जाते थे, लेकिन आज आपका एक टेक्नोलॉजिकल वार अलग है, आइडिया वार एक अलग, आइडियोलॉजिकल वार अलग है, कि आपके घर में ही अगर आप 5 लोग हैं तो आपके अलग अलग मत हैं, क्योंकि 5 लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। अब किसका कौन सा क्या एल्गोरिथम चल रहा है, उसको कौन सा क्या चीज देख रहा है, और आज AI ने तो ऐसा कर दिया कि आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपके जो आपको अच्छा लगेगा वही चीज दिखने लगता है। तो ये एक विचार को बदलने का मुझे लगता है कि एक टूल्स के रूप में आ गया है, कि अगर आप कोई चीज, आप कोई साइट खोल के देखते हैं, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तो आपको उसी तरीके के कंटेंट आने लगते हैं, और एल्गोरिथम इस चीज को समझ जाता है कि इस व्यक्ति को, इसके माइंड को हमें क्या चीज, क्या इंटरेस्ट है, फिर उस हिसाब से आपके सामने परोसने लगता है, और आप उसके ऑथेंटिसिटी की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक पूरा कंटेंट राइटिंग है, पूरा एक मार्केट है, पूरा बाजार है, और इससे भारतीय राजनीति ही नहीं, पूरा विश्व की राजनीति प्रभावित होती है। और चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है,
अभी भी भारत में लगभग 2020 तक 70% जो यूथ पॉपुलेशन था वो मोबाइल यूज कर रहा था, और अभी 2023 का आंकड़ा आया जिसमें लगभग 83% 83 to 85% यूज कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्लाउड है विश्व बाजार में, और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यूअरशिप के लिए जो एक संघर्ष है, किस तरीके से उसको उसमें जो उसका जो एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब एक चुनौती भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसमें भारत सरकार को इसके लिए कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिससे कि कम से कम भारत में इस तरीके की जो चीज़ें जिसके चलते बहुत जगह पे दंगे हो जाते हैं, बहुत जगह पे सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होता है, उसमें सोशल मीडिया कम से कम अभी मुझे याद है, मैं कहीं पढ़ रहा था, लगभग 110 से 15 बार इंटरनेट बैन किया गया है भारत में। क्यों बैन किया गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी को अनरेस्ट पैदा कर रहा है। फिर उसमें वही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ जाती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) जो बोलता है, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो इन सब चीज़ों को भी देखने की जरूरत है, और इस पर मुझे लगता है कि सरकार को इसमें पहल करना चाहिए, क्योंकि आज किसी भी देश का जो यूथ होता है वही उस नेशन का फ्यूचर होता है। तो हम अपने यूथ को कैसे सही डायरेक्शन में लेके जाएं, उनके अंदर नेशनल इंटरेस्ट कैसे पैदा करें, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि आइडेंटिटी का जो चैलेंजेज है वो रहेगा। बीच में ऐसा लगा था कि आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी और हम सब ग्लोबल इकोनॉमिक आधार पे एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे, लेकिन पिछले अगर आप 3-4 साल की घटना देखिए, नॉट ओनली इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, अक्रॉस द वर्ल्ड, देन यू फाइंड कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति की जो अपनी आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली अभी देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान 4 प्रांत है, सबसे बड़ा उसका प्रांत बलूचिस्तान है, उसके बाद खैबर पख्तूनवा है, पंजाब है, सिंध है, चारों उसके पार्ट है, और चारों इस्लाम मानने वाले लोग हैं, लेकिन उन चारों की आइडेंटिटी अलग है। और उसी का नतीजा है कि वो आज बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा है, और वहां पे जिस प्रकार से पाकिस्तान एट्रोसिटी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। वहां पे साइलेंट है क्योंकि वहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, चाइना का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। सर, वहां की जो न्यूज है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है वायरल नहीं हो रही है। वहां की जो न्यूज है, जैसे बांग्लादेश की न्यूज हो गई, या आपको कह लें बलूचिस्तान की न्यूज हो गई, या खैबर पख्तूनवा की हो गई, या अफगानिस्तान में जिस तरीके से एट्रोसिटीज हुई हैं, तो ये जो न्यूज होती है वो उस तरीके से, जैसे कि अगर इंडिया में इस तरीके की एट्रोसिटीज हो तो वो ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे जो संगठन हैं रोड पे आ जाते हैं, एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करते हैं, और सोशल मीडिया पूरा भर चुका होता है कि भारत में, जम्मू कश्मीर में, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में ये किस तरीके से भारत सरकार ह्यूमन राइट्स को वायलेशन कर रही है, एट्रोसिटीज कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब बलूचिस्तान में आप देख लीजिए, पाकिस्तान जो है कितने लोगों का कत्लेआम कर रहा है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिपरकशंस, विदाउट थिंकिंग दैट कि ही इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट। तो ये क्या इसमें भी सर जो सोशल मीडिया है, जो ये डिजिटल ट्रायल कोर्ट्स जो सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्या इसमें भी इनका रोल अहम है, या मतलब क्या है? देखिए, किसी भी लोकतंत्र में माना गया है कि जो चौथा पिलर होता है वो मीडिया को दिया गया है। जी जी। लेकिन आज जो मीडिया है उसके मीडिया के बहुत सारे रूप आ गए हैं, और उसमें सोशल मीडिया में आज पूरा वर्ल्ड है, उसमें हर व्यक्ति अपना व्यू शेयर करने के लिए उसके पास राइट्स है, फ्रीडम्स है। दूसरा चीज जो आपने बोला, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो जहां पे भी जो फर्स्ट वर्ल्ड का इंटरेस्ट है, वहां की न्यूज को ये लोग सोसाइटी में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कम नहीं आने दिया जाता, बिल्कुल ना के बराबर होता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया शुरू में, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला ना कैंसिल कल्चर की आपने बात की, ये भी इसके पीछे भी एक नैरेटिव है। ये परसेप्शन बनाता है कि किसको हमें डिमीन करना है, किसको ऊपर उठाना है। भारत में इस तरीके के बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए जिसमें कि हमें बायकॉट करना है किसी का जी, और उसके आधार पे आप देखिए कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का जो परसेप्शन है उसको डाउन कर दिया जाता है, किसी को उठा दिया जाता है। तो इसके पीछे भी एक नैरेटिव है। तो ये जो कैंसिल कल्चर है, ठीक है, उसमें कुछ सच्चाइयां होती हैं, लेकिन हर चीज सच्चाई नहीं होता है। बाद में पता चलता है, तब तक उस व्यक्ति का परसेप्शन खराब हो चुका होता है
और बहुत सारे लोग सुसाइड करने पे चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक नैरेटिव है कि और ये तय करने वाले वही लोग हैं जिनके पास इकोनॉमी है। तो क्या भारत सरकार को सर सोशल मीडिया कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाई थी, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह की पीठ ने शायद उसको उस पर कुछ जो उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए, जो उन्होंने अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसमें उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार को पहल करनी चाहिए कि ठीक है, नो डाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक होना चाहिए, किस लेवल तक होना चाहिए। आज आप विश्व के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश हैं, सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा सोसाइटी यहाँ पे डाइवर्सिटी है, और उसमें अगर न्यूज़ के आधार पर, नैरेटिव के आधार पर अगर कहीं अनरेस्ट पैदा होता है तो वो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं कर्टेल होता है नेशनल इंटरेस्ट में, तो सरकार को उसमें पहल करनी चाहिए, जिससे कि इस देश में एक शांति व्यवस्था कायम रहे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से शेख हसीना को हटाया गया, एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को हटाया गया, लेकिन पूरे वर्ल्ड मीडिया उस पर साइलेंट रहा, कुछ नहीं बोला सर। भारत ने तो एक अपने नेबरहुड का और जो एक उसकी जो ट्रीटी थी उसका फॉलो करते हुए उनका जान बचाया, वहां से उनको लिफ्ट करके भारत में शरणस्थली दी। और आज देख सकते हैं कि सर, आज कहाँ है शेख हसीना? शेख हसीना भारत में है, ये पूरा ओपन है, इंडिया में है। भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है, और मैं बता रहा हूं कि भारत से बहुत अच्छा का भारत सरकार और खास करके मोदी जी के नेतृत्व को, कि जिस प्रकार से प्रेशर है। और आज देखिए, यूनुस कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं है, वो फ्रेंच के सिटीजन्स आदमी है, और बांग्लादेश में बैठ के एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जिस प्रकार से वहां पे एट्रोसिटी कर रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर। और जब से अगस्त में ये घटना घटी है, 5 अगस्त को शेख हसीना को वहां पदस्थ किया गया, और विद इन 48 आवर्स ये शिफ्ट किए आके, और बाइडेन सरकार ने शिफ्ट कराया वहां पे। और आप देख सकते हैं कि अभी वहां पे आर्मी और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है, क्योंकि चुनाव नहीं कराना चाहते, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन को उन्होंने ऑफर किया, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति आज के डेट में है नहीं कि वो बांग्लादेश को टैकल कर सके, क्योंकि इकोनॉमिक उसके पास खत्म है, वो चाइना के पास गए, और चाइना एक ऐसा नेशन है जहां उसका इंटरेस्ट नहीं होगा वहीं कुछ नहीं कर सकता। तो चाइना ने भी एक तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का प्रलोभन दिया कि आप नॉर्थ ईस्ट में आपकी मैं एंट्री कराऊंगा। तो मैं एक चीज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे 7 स्टेट हैं वो बॉर्डर स्टेट्स है, उसमें कम से कम जो हमारा वेस्ट बंगाल जो है वो लगभग 2217 किलोमीटर बॉर्डर उसका है। उसी प्रकार से आप अगर असम में देख लीजिए तो लगभग 262 किलोमीटर का है, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर का है, मिजोरम में 318 किलोमीटर का, मेघालय में 443 किलोमीटर का है जी। तो ये जो इतना, तो इसीलिए भारत के लिए बांग्लादेश बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसमें वहां पहल करनी चाहिए। भारत की जो विदेश नीति जो देखने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां की जो आर्मी है उसने अपने सेना धर्म का पालन किया कि शेख हसीना के जाने के बाद भी एक एडमिनिस्ट्रेटर को वहां पे बैठाया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश्ड हो चलता रहा। लेकिन आज वो चुनाव नहीं करा रहे हैं, और एक तरीके से वहां पे एक अमेरिका सिटीजन्स को अपना उन्होंने नेशनल एडवाइजर बना रखा है, सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि यूएस के एजेंड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो जो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वो फिर से मुद्दा खड़ा हो रहा है, और उसी के आधार पे शेख हसीना को वहां से जाना पड़ा। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने इस चीज को कहा था कि हमारे ऊपर कितने प्रेशर्स था। तो इसके लिए तो शेख हसीना को पूरे मतलब भारत की तरफ से सपोर्ट है कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आइलैंड दिया नहीं। और आज यूनिस वही चाहते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी सत्ता में बने रहें। और मुझे लगता है कि इसमें जिस प्रकार से अभी रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर में जो घटनाएं घटी हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आर्मी अपने कंट्रोल में ले लेगा और यूनिस को वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिस का जो मोटिव है वो क्लियर हो गया है। वो एक पूरा जिहादी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। बांग्लादेश लैंग्वेज के आधार पर अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान का हम सब को पता है कि किस प्रकार से उसका ओरिजिन हुआ। जो मैं बता रहा था आपको पहले कि जो भारत पाकिस्तान के जो 4 प्रांत है वो सारे लैंग्वेज बेस्ड है, सबके अलग अलग लैंग्वेज है। बेसिकली पाकिस्तान इज द आर्टिफिशियल नेशन, इट इज नॉट द नेचुरल नेशन। और ये ब्रिटिशर्स की चाल थी। ब्रिटिशर वो चाहते थे कि भारत को हमको कंटेन करने के लिए उसके इर्द गिर्द ऐसा समीकरण बना के ऐसे नेशन बना के रखे जिसे हमेशा कंट्रोल करते रहे। और आज आप देख सकते हैं कि 77 साल के बावजूद भी अभी भी वेस्ट का इंटरेस्ट वहां पे है। आज अमेरिका बफर स्टेट बना के रख, बिल्कुल बैटलफील्ड है वो, और ये पूरा अब एक्सपोज हो चुका है।
आज अमेरिका आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है? भाई वहां पे ना कोई इंटेलेक्चुअल्स हैं, ना कोई साइंटिस्ट है, ना कोई टेक्नोलॉजी है। वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है? टेररिज्म का प्रोडक्शन हाउस है। उसके बावजूद भी आप उसको बचा रहे हो, आप उसको IMF से लोन दिलवा रहे हो। सर, इस्लामिक टेररिज्म जो बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसमें जो ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी कितनी भूमिका है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि पहले तो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते थे बचपन से लेके 12वीं क्लास तक, तो उनके दिमाग में ये फीड किया जाता था फिदाइन के बारे में, मुजाहिदीन के बारे में। और जब इससे ये सोशल मीडिया आ गया, तब में और अब में क्या ये फर्क है? ये बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा पंकज जी कि आज जिस प्रकार से पूरा वर्ल्ड जो इस्लाम के नाम पे जिस तरीके से एक टेररिज्म की फैक्ट्री चलाई जा रही है, मुझे लगता है कि इसको भी समझने की जरूरत है। ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। लगभग वर्ल्ड में 56-57 कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। जी। क्या ये सारे एक हो सकते हैं? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कोऑप्ट कर सकता है? क्या ईरान कर सकता है? अफगानिस्तान कर सकता है? सारे तो मानने वाले इस्लाम के लोग हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि बेसिकली ये सब क्रिएटेड है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो हिडन रूप से काम कर रही है। और आज के डेट में आतंकवाद उसका एक टूल बन गया है, और इसको रेगुलेट आज भी वही फर्स्ट वर्ल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम लोगों को ठीक करने की जरूरत है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक सेकुलर कंट्री है, संविधान के द्वारा चलता है। और जब संविधान से कोई चीज चलता है तो हम सारे लोग बंधे हुए हैं। हमको सबको एक दूसरे का सम्मान करना है एक लेवल पे। सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको राइट्स दिए हुए हैं जी। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो बेसिकली जिस तरीके से उनके माइंड में बचपन से ही जो भरा जाता है, वहां पे जो इस्लामिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन को मानते हैं और कुरान, जो पाक कुरान की बात करते हैं, अगर उसको सही रियल सेंस में अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसको गलत तरीके से उसको उस किताब के नाम पे एक गलत तरीके से उसका प्रोजेक्शन किया जाता है। और समाज में जो लोग हैं, क्योंकि देखिए वहां अभी भी मदरसे का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप समझ सकते हैं वहां पे किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है। अभी भी उसको एक मतलब बंद किताब की तरह रखा गया है, उसको कभी भी मिंगलिंग नहीं होने दिया जाता है। तो जब आप उसके अंदर नॉलेज का इनपुट अगर आज के वर्ल्ड में क्या हो रहा है नहीं बताएंगे, उसको बिल्कुल एक वन साइडेड स्टोरी की तरह उसके दिमाग में भरेंगे, तो ऑब्वियसली को तो उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। तो मुझे लगता है कि इस पे, चूंकि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो भारत सरकार को इस पे जो खास करके जो मदरसे का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आज भारत में भी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। और किसी भी रिलीजन में रेडिकलाइजेशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है जी। भाई कोई भी धर्म शांति व्यवस्था बनाने के लिए होता है, न कि अशांति व्यवस्था बनाने के लिए होता है। कोई भी धर्म सुपीरियरिटी के लिए नहीं होता है कि हम सबसे बड़े हैं, क्योंकि धर्म नेचुरल नहीं है, उसको बनाया गया है। अगर आप सिविलाइजेशनल में अगर आप जाएं, ओल्ड सिविलाइजेशन में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि इसका हर धर्म का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है। सर, आपको यहाँ रुकना चाहेंगे। ये बताइए सर कि जो ये कैंसिल कल्चर की जो साइकोलॉजी है, जो ये सोशल मीडिया को एज ए कोर्ट रूम ट्रायल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? या सिर्फ साइकोलॉजी है, या सिर्फ लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंगर भरा हुआ है, उसको एक्सप्रेस करने का ये एक लोगों का जरिया बन गया है, एक टूल बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सवाल किया, जवाब भी इसी में है जी। क्योंकि ये एक टूल है, और मैं बताया कि इसके दो पक्ष हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब उसमें जिसको जो सूट कर जाता है उसको प्रमोट करता है जी। तो आप देख सकते हैं कि जब मीडिया में या सोशल मीडिया में किसी भी तरीके का जब कोई इश्यूज आता है या कोई नैरेटिव आता है, तो उसके पक्ष और विपक्ष तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया ने और इस टूल्स ने तो ऐसा डेवलप कर दिया है कि आप कोई भी चीज पे तुरंत ओपिनियन ले सकते हैं। आप किसी भी चीज पे अगर आज आपने जो आपका जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से अगर आप किसी भी चीज पे अगर आप तुरंत कोई नैरेटिव सेट करके अगर आप डालते हैं, तो उस पर वोटिंग में पॉजिटिव और निगेटिव आपके सपोर्टर्स और उसके लाइक करने वाले लोग आ जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि ये जो टूल्स है, क्योंकि इसमें क्या है कि हर व्यक्ति अपने आप से परसेप्शन बना ले रहा है जी बिना किसी जांच के। तो मुझे लगता है कि ये घातक है और सबके लिए घातक है, क्योंकि आप बिना ट्रुथ जाने ओपिनियन बना लेना, बिना समझे आप इसी तरीके के जो एक डॉक्टर तलवार और आयुषी का जो था, हाँ, आयुषी तलवार वाला जिस तरीके का जो केस आया था, आप देखिए कि उसका भी मीडिया ट्रायल कितने गंदे तरीके से किया गया और उसमें भी आज तक पता नहीं चल पाया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बरी मिल गई, लेकिन आज वो सोसाइटी में जो जिस तरीके से उन दोनों की स्थिति बनी, वो लोग शायद यहीं गाजियाबाद में रहता था, लेकिन यहां से शायद छोड़ के जा चुका है। तो ऐसे तमाम केस मिल जाएंगे आपको। शाहरुख खान के बेटे के साथ जिस तरीके से हुआ मीडिया ट्रायल। तो मुझे लगता है कि आप इस टूल्स का लोग यूज भी कर रहा है और मिसयूज भी कर रहा है, और इसमें जो कैंसल जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक नैरेटिव है कि हमें किसके लिए काम करना है, और वो पेड मीडिया के थ्रू हो रहा है। अगर आप इसके डीप में जाइए तो आपको पता चलेगा। आप देखिए, जैसे देखिए अभी पहलगाम घटना में अभी जो ज्योति मल्होत्रा जो पकड़ी गई है, वो तो यूट्यूबर थी, लेकिन जिस प्रकार का उनका एक्टिविटी निकल के आ रहा है, तो आप बताइए नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितने खतरे की बात। लेकिन सर उसमें 12 लोग और पकड़े गए, लेकिन सिर्फ ज्योति मल्होत्रा जो थी, उनका नाम एक खास धर्म से जुड़ा हुआ था, तो सिर्फ हर जगह सोशल मीडिया पे सिर्फ उन्हीं की बात हो रही थी। बाकी के जो और दूसरे धर्म के जो लोग पकड़े गए थे, उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में हुई, ना सोशल मीडिया पे। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए बेसिकली क्या है कि कोई भी जब जांच एजेंसी किसी भी चीज, एक तो पहला चीज ये हमें समझना होगा कि जांच एजेंसी जब कोई किसी भी केस को हैंडल करती है, वो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसको रिवील नहीं करती है। लेकिन आज मीडिया का इतना प्रेशर है कि वो लोग बार बार मीडिया ब्रीफिंग के नाम पे, वो अभी जांच चल रहा है तो उसमें जो डेवलपमेंट है उस चीज को रखते हैं। जब उन्हें एब्सोल्यूट सबूत मिल जाते हैं तब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। आप तो खुद वकील हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप देखते भी होंगे कोर्ट में कि कोर्ट में सबूत ही मान्य होता है। एक कहावत है सर, इनोसेंट प्रूवन अंटिल गिल्टी। बिल्कुल, हर वो व्यक्ति इनोसेंट है जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि वो गिल्टी है। तो इसीलिए कभी आप देखते होंगे सर अदालतों में कि जो कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको लोग अभियुक्त के तौर पे यूज करते हैं। तो सर अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो कैंसिल कल्चर और सोशल मीडिया कोर्ट्स ट्रायल्स जो हैं, जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उनके पीछे साइकोलॉजी क्या है? देखिए, जो कैंसल कल्चर है और जो उसका जो साइकोलॉजी है, वो बेसिकली परसेप्शन बेस्ड है, और उनके पीछे का जो एक मोटिव है, क्योंकि वो त्वरित जस्टिस चाहते हैं। और देखिए भारत में क्या है कि इंस्टीट्यूशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में अगर आप देख लीजिए, अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं तो इंस्टीट्यूशन ने डे बाय डे ग्रो किया है जी। आप कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात ले सकते हैं, ठीक है, उसमें हम कमियां निकाल सकते हैं, बट ही इज इम्प्रूविंग और अभी भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसमें देखिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब रही बात सोशल मीडिया में, क्या है कि एक ऐसा जनसमूह है जो हर चीज अपने हिसाब से चाहता है, और उसमें उसका मोटिव और उसका वेस्टेज इंटरेस्ट भी होता है। तो आप इस तरीके के बहुत सारे देख सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से, आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अन्ना आंदोलन जो हुआ था, जिसमें एक आम आदमी पार्टी इमर्ज करके आई, उसने क्या नारा दिया था? जो उसका मूवमेंट था अगेंस्ट द करप्शन था, अगेंस्ट द उस समय की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी। और उस मूवमेंट में आप देखिए, उस मूवमेंट का अगर जिस तरीके से प्रचार प्रसार और पेनिट्रेशन जो हुआ, वो ड्यू टू ओनली वन रीजन, सोशल मीडिया। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उन्होंने यूज करके पूरे मतलब भारत में एक जो सेंटिमेंट्स खड़ा किया उस समय सरकार के अगेंस्ट में, और जब उन्हें और जनता ने उन्हें उसको माना, और मानने के बाद से उन्हें मौका भी दिया, और दिल्ली में 2 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज उनकी स्थिति क्या है।
और उस 10 सालों में उन्होंने क्या किया। तो आप देखिए कि किस प्रकार से सोशल मीडिया आज दिल्ली की हर जनता चीटेड फील कर रही है, क्योंकि 10 साल तक हमने जिस व्यक्ति को सत्ता में बैठाया, उस मूवमेंट के नाम पे जंतर मंतर पे जो उनका एक जो प्रोटेस्ट चला, जिसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत सारे यूथ लगे हुए थे। उसमें सर फोर्ड फाउंडेशन का भी चर्चा होता है कि अमेरिका के जो फोर्ड फाउंडेशन है और अमेरिका के बहुत सारे जो एनजीओ हैं उन्होंने चंदा दिया था उनको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बेसिकली एक उनका एक केस स्टडीज था। भारत में एक केस स्टडीज था कि दिल्ली में इस प्रयोग को हम कैसे सफल करें, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि एक ऐसा भारत के अंदर एक ऐसा ग्रुप खड़ा हो जो कि एंटी इंस्टीट्यूशंस, एंटी स्टेट। आप देखिए उनकी जितनी बातें थी, आप उस मूवमेंट में जिस तरीके से बात करते थे, अनार्किस्ट की बात करते थे, बहुत बड़े अराजकतावादी, और वो मतलब आप देखिए पोल पे चढ़ के बिजली का तार काटते थे। तो वो हर चीज को चैलेंज करना, मुख्यमंत्री बनने के बाद से रोड पे फाइल को साइन करना। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे ऑब्वियस एक आपने जो सवाल किया फोर्ड फाउंडेशन, ये नो डाउट इस पे भारत सरकार को इस पे जांच जरूर कराना चाहिए, और हो सकता है जांच करा के रिपोर्ट आई है तो उससे पब्लिक भी करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का उनका रीति और नीति था वो कहीं से भी एक मुख्यमंत्री वाला था ही नहीं। रिपब्लिक डे का विरोध करना, स्वतंत्रता दिवस का विरोध करना, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या थी। और वही मैं जो बोल रहा था कि बेसिकली इट इज द केस स्टडी क्रिएटेड बाय वेस्टर्न पावर, और उनका प्रयोग सफल हुआ। लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने और विशेष करके मोदी जी ने जिस प्रकार से जनता के बीच में 1-to-1 कनेक्ट किया, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने अभी तक, अगर आप उसका आकलन कीजिए तो मुझे लगता है कि अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से जनता से 1-to-1 कनेक्ट किया, जितना एड्रेस किया, वो चाहे रैली के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, एक मन की बात जो उनका हर महीने जो आता है उसके माध्यम से, उन ऐसी तमाम एजेंसीज है जिसके माध्यम से वो कनेक्ट करते हैं। आज भी अगर आप उनका लिस्ट उठा के देखिए तो मुझे लगता है कि पर डे कम से कम 100 से 150 लोगों के साथ वो अभी भी मिलते हैं। तो ये जो इनपुट है, मुझे लगता है कि यही उनका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके चलते उन्हें ग्राउंड की रियलिटी पता है और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और देखिए 10 साल में इनको जाना पड़ा। तो ये बेसिकली इट इज, इनका जो क्रिएशन था ड्यू टू रीजन बिहाइंड सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। और आज जितने भी उस मूवमेंट में लोग शामिल थे, सब आज के डेट में अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं। तो ये इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट था, और ये हमारे सामने 10 साल में एग्जांपल आ गया। तो क्या सर ये मान लिया जाए कि जो सोशल मीडिया है वो एम्पावरमेंट है लोगों का इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या ये मान लिया जाए कि सिर्फ ये एक डिस्ट्रैक्शन है? नहीं, देखिए बेसिकली इसको आप मतलब बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं जी, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रहे हैं और तुरंत मिल रहा है। आप मैंने अभी इसके पहले आंदोलन की बात की, जेपी मूवमेंट भी हुआ था, वो भी एक स्टेट, एक सेंटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था, और एक ये मूवमेंट ये भी खड़ा हुआ। तो आप देख सकते हैं दोनों मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, उसके क्या आउटकम आए। लेकिन भारत में आप इसको आज के डेट में बिल्कुल सोशल मीडिया को नकार देना, हाँ इसका मतलब मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक रूल बनाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो 60A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, तो अभी इसके ऊपर कोई बहुत ऐसा कोई रूल भी नहीं है जिसके माध्यम से सरकार या स्टेट उस पर एक्ट कर सके। उसके पास 3 ही चीज बचते हैं, या तो डिफर्मेशन सूट कोई करे, या फिर आपको साइबर जो बुलिंग है उसके तहत करे, या फिर तीसरा जो आपका जो प्राइवेसी जो लॉज है उसके आधार पे आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे काम करके इस पे कोई ना कोई लॉ बनाना चाहिए, जिससे कि वो चेक एंड बैलेंस कर सके कि देखिए आप कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तभी तक सही है जब तक आप दूसरे के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में उसका हानि ना करें। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को कदम उठाने चाहिए और इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसके माध्यम से ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होगा। सर ये जो सोशल मीडिया
और कैंसिल कल्चर है, जो सोशल मीडिया कोर्ट ट्रायल्स है और कैंसिल कल्चर की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये किस तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जिसकी बात राहुल गांधी भी करते हैं और हर जगह राहुल गांधी उस संविधान को भी लेके घूम रहे हैं, तो किस तरीके से उसको ये इफेक्ट कर रहा है? देखिए, बेसिकली क्या है कि भारत का जो निर्माण है, अगर आप इसको देखिए तो इंडिपेंडेंस के बाद से जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ, उसको अगर आप एक एक पॉइंट्स पे, एक एक आर्टिकल्स पे जो डिस्कशन, डेलिब्रेशन, पार्टिसिपेशन जो हुआ, उसको अगर आप समझने का प्रयास कीजिए तो मुझे लगता है कि भारत वही है जी, और उसी के आधार पर टिका हुआ है। अब रहा कि आज के डेट में इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में सोशल मीडिया उसके पैरेलल खड़ा होना चाह रहा है। जुडिशरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ब्यूरोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन सोशल मीडिया इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वो क्रिएटेड है, वो एक बाजार है, वो एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज वो इस इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। इससे हमारे इंस्टीट्यूशन कमजोर होंगे। जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशन में प्रेशर बनाया जाता है, इसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप जब 26/11 जो अटैक का जो घटना हुआ था, उसमें जो टेररिस्ट जो पकड़ा गया था कसाब, उसको भी भारतीय सरकार ने उसको भी लीगल प्रोवाइड किया और उसके बाद उसको पनिश किया। तो मुझे लगता है कि भारत का जो इंस्टीट्यूशन है उसको कमजोर करने में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी रोल आ रहा है। जुडिशरी पे भी उसकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, जुडिशरी पे भी प्रेशर है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत की जो जुडिशरी है, ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी से। और देखिए, एक प्रोसेस होता है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में हम सब जानते हैं कि डिले ठीक है, लेकिन गलत जो व्यक्ति है उसको, या जो 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 गिल्ट जो नहीं है उसको अगर सजा दे दी जाए तो मुझे लगता है कि इट इज नॉट द जस्टिस। तो अगर आपको जस्टिस करना है तो थोड़ा उसमें पेशेंस रखना होगा। और खास करके जो सोशल मीडिया का जो ग्रुप है, जो एक समूह है, वो उसमें उसके अंदर पेशेंस नहीं है, वो तुरंत क्विक रिजल्ट चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो हमारी जो भारतीय इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर एक दबाव का भी काम कर रहा है, क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर रहा है। तो इससे कैसे बचा जाए, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट को ही तय करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से रेगुलेशन लेके आए जिससे कि इस तरीके की चीजें ना घटे। सर, तो आपके हिसाब से जो कल्चर को, इसको कैसे बैलेंस कैसे किया जा सकता है, और क्या अकाउंटेबिलिटी जो है इसकी फिक्स की जा सकती है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी तो हर व्यक्ति की होनी चाहिए। जो भी इस देश का नागरिक है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर आप कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, किस आधार पे करते हैं, तो और अभी भारत सरकार अभी जिस तरीके से जो टेररिस्ट जो घटना घटा है उसके बाद से बड़ा ही विजिलेंट हुई है। और इस तरीके एक अशोका यूनिवर्सिटी के सर प्रोफेसर थे, उन्होंने भी कुछ इस तरीके के अनाप शनाप चीजों को उन्होंने लिखा और फिर उनके ऊपर महिला आयोग की जो सदस्य हैं उन्होंने कंप्लेन दर्ज की, फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। नहीं बिल्कुल। और फिर उनके साथ ह्यूमन राइट्स आ गए, बहुत सारे मानवाधिकार संगठन। तो क्या ऐसा नहीं लगता है सर कि ये जो मानवाधिकार जो संगठन है, इनको बाहर से फंडिंग की जाती है ताकि यहाँ के जो सरकार है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके? नहीं, ये तो जग जाहिर है। ये तो और आज उसमें सोशल मीडिया जो है आग में घी का काम कर रहा है। ये तो प्रूवेंड है, ये प्रूव हो चुका है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, वो आज से नहीं, भारत का जब से ओरिजिन हुआ है तब से यहाँ की आंतरिक व्यवस्था में अस्थिरता लाने के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा करने के लिए ये लोग हथकंडे अपनाते हैं। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब अभी 2024 का जो रिजल्ट आया था लोकसभा का, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, बीजेपी को 240 सीट आया था, तो यूएस एम्बेसडर को हैदराबाद जाके वो पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, जबकि उनका डोमेन नहीं था ना। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मोटिव था। अच्छा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे थे सर? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के अच्छा से जाके मिलने गए थे। अच्छा, क्योंकि उस समय चूंकि ऑब्वियस है कि आपको सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए था,
हाँ। और उसमें बीजेपी के पास 240 सीट आई थी इस बार। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें भी खास करके जो वेस्ट मीडिया था और उसका जो नैरेटिव था, वो कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करने के लिए उन लोगों ने काम भी किया। और उसमें यहाँ की जो अपोजिशन पार्टियां थी उसमें उसको कैश भी किया गया। तो आज भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस है भारत में अस्थिरता लाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं और टाइम टू टाइम चेक करते हैं, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाए। और इसीलिए जब सफल नहीं हो पाए तो उन लोगों ने बांग्लादेश में क्राइसिस क्रिएट किया, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान के साथ भारत को, लेकिन भारत ने बड़े ही टैक्टफुली जिस तरीके से अपने टारगेट को, जो ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव को समाप्त किया, रिजल्ट को प्राप्त किया और फिर उससे अपने आप को बाहर निकाला। तो ये भारत नेतृत्व की बहुत बड़ी विक्ट्री है आज के इस वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि विश्व का कोई देश, हर जितनी भी पावरफुल, आप देखिए बेसिकली इकोनॉमिक लड़ाई है ये। इसको आप जब डीप स्टडीज करेंगे तो आपको पता लगे कि भारत को हर लेवल पे कमजोर करने के लिए इस तरीके की फोर्सेस काम कर रही हैं। भारत के अंदर इतने सारे स्लीपर सेल्स हैं, हर नेशन के स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पे, जो समय समय पे, तो इसमें भारत की जो इंटेलिजेंस है, जो खास करके रॉ, आईबी, इन लोगों को और एक्टिव होने की जरूरत है और भारत सरकार को इन लोगों को और एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से उन लोगों ने रिजल्ट दिया है, मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो कल्चर है, कैंसिल कल्चर और सोशल मीडिया, ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप इसको एज टोटो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज इसके माध्यम से हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, अब जैसे मैं आज आपके सामने जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बहुत सारे रिमोट एरिया में जो लोग हैं, जो 1.2 बिलियन जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो यूट्यूब देखते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। पहले सूचना बहुत देर बाद पहुंचती थी, तो इसका फायदा भी है, लेकिन उस नॉलेज, इन्फॉर्मेशन का ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसको आप एज टोटो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है। और उसके लिए भारत सरकार इसमें कोई रूल रेगुलेशन लेके आए, जिससे कि भारत के अंदर स्थिरता बनी रहे, पीसफुल एग्जिस्ट हार्मनी रहे यहाँ पे, जिसके माध्यम से समाज में किसी भी तरीके का अनरेस्ट पैदा ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे साउथ एशिया रीजन में हर जगह पे कन्फ्लिक्ट है, और ये कन्फ्लिक्ट आप अगर देखेंगे तो ये क्रिएटेड है। तो भारत में भी ये प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। तो इसका क्रेडिट पूरा आज के वर्तमान नेतृत्व को जाता है, क्योंकि उन लोगों ने जिस प्रकार से चेक एंड बैलेंस कर रखा है, जो मशीनरीज हैं, जो मैकेनिज्म है, उसके माध्यम से कंट्रोल कर रखा है। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ इस तरीके के जो अनछुए पहलू हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं, तो जब भी आपसे बात होती है, एक इंसाइटफुल नॉलेज और एक डीप स्टडीज होती है, और कितनी समझदारी से आप बहुत ही कठिन जो शब्द होते हैं, कठिन जो विषय होते हैं, उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का आप काम करते हैं। तो जब आपसे बात होती है, बात होने के बाद ऐसा लगता है कि सर समाज सुधार की इस जो मुहिम है, समाज में जो बदलाव की जो मुहिम है, आसान हो जाती है। लगने लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप दिखता है, एक उम्मीद की एक किरण दिखती है कि आने वाले दिनों में नहीं, समाज में इस तरीके के लोग हैं जो कि बदलाव चाहते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि आपके इस बात से सुदूर ग्रामीण जो दक्षिण के जो इलाके हैं, जो बिहार, नॉर्थ ईस्ट के उन सुदूर ग्रामीण इलाकों तक ये बात जाएगी, जहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो अनरेस्ट पैदा करने की जो कोशिश की जाती है, वो कहीं ना कहीं उनको समझदार बनाने की दिशा में एक ये हमारी छोटी सी पहल है, जिसके लिए सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस द अपीलिंग भारत के माध्यम से अपने अपना कीमती समय दिया, और इस जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, कैंसिल कल्चर और डिजिटल मीडिया कोर्ट्स ट्रायल के ऊपर, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर अप किया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपने देखा कैंसिल कल्चर द अपीलिंग भारत की खास पेशकश थी, जिसके ऊपर हमने ऐसे टॉपिक को आज उठाया है जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन किसकी बादशाहत को ये कायम करने की साजिश है, या ये कहें कि ये वरदान है। तय आपको करना है, तय हमको करना है,
हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोग जो आज मोबाइल फोन यूजर्स हैं और 60 करोड़ लोग जो कि स्मार्टफोन यूजर हैं, जिनके हाथों में सोशल मीडिया का ये टूल है, तो ये हमें और आपको डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से ये बात उन तमाम सारे लोगों तक पहुंचानी है कि हर वो आया हुआ वीडियो को फॉरवर्ड करना नहीं होता है, शेयर करना नहीं होता है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, शेयर करना भी, सब्सक्राइब करना भी और कमेंट करना भी, क्योंकि ये वीडियो उतना ही जरूरी है जितनी आपकी पढ़ाई लिखाई जरूरी है। क्योंकि आज डिजिटल जमाना है और डिजिटल जमाने में आपकी डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है, जिसको डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जिस चीज से हम सब्जी काट सकते हैं वही चीज अगर हमको चलाना ना है तो लोग गला भी काटते हैं। तो ये आपके लिए और तमाम सारे विश्व के उन तमाम सारे लोगों के लिए और खास करके 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को हर उस लोगों तक पहुंचाइए जो सोशल मीडिया के शिकार हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में हर वो चीज मिलेगी जो आप सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है, द अपीलिंग भारत की इस खास पेशकश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। और आप इसमें अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो देखते रहिए तब तक द अपीलिंग भारत और बने रहिए हमारे साथ, इंतजार करिए अगले एपिसोड का। तब तक देखते रहिए अपीलिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।